माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, माँ चंद्रहासिनी की, माँ बूढ़ी माई की। आज हम बजरंग बली की। आज हमार बीच में उपस्थित, हम सबके बीच में उपस्थित हैं हमारे जिले के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी। रवि भाई नहीं है क्या? ठीक। हमारे जिले के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष को पहले एड्रेस करना चाहिए, विनायक जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, भाई रितेश जी, युवा मोर्चा के हमारे जिले के प्रभारी सन्नी जी, सह प्रभारी आलोक जी, हमारे जिले के सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय विजय अग्रवाल जी, हम सबके प्रिय नेता, हम सबके मार्गदर्शक और यहाँ के पूर्व विधायक। हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रदेश कार्य समिति के आदरणीय गुरुपाल भल्ला जी, आदरणीय विवेक रंजन सिन्हा जी, परम आदरणीय ब्रजेश गुप्ता जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय मुकेश भैया, बिलीस भाई, सुनील जी, आलोक जी, हमारे सभी रत्थू जी, अरुण जी, नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी जी, सुभाष भैया, विकास भाई, कौशलेश जी, आशीष भाई, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आज की इस कार्यक्रम में। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे आज युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं जो इस वर्ष के चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग करने जा रहे हैं। उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि एक वोट से क्या होगा। आप लोगों को पता है कि एक वोट की कीमत कितनी होती है कि अटल जी की सरकार केवल एक वोट से गिर गई। हम लोग कई बार सोचते हैं कि एक वोट से क्या होता है, लेकिन याद होना चाहिए हमको कि फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, इसका निर्णय केवल एक वोट से हुआ था। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनका फैसला एक वोट से हुआ। और लोकतंत्र में हमारे पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज की होती है, सबसे बड़ा अधिकार किसी व्यक्ति के लिए होता है तो वोट देने की ताकत होता है। भारत देश का लोकतंत्र ऐसा लोकतांत्रिक सिस्टम है, हमारे देश का संविधान हम सबको ऐसे अधिकार देता है कि देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई अंबानी, अडानी या टाटा जैसा बड़ा बिजनेसमैन हो, या एक सामान्य मजदूर, किसान, एक सामान्य व्यापारी हो, सबको एक वोट देने की ताकत दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। सबको समान रूप से देखा गया है। समानता का सबसे बड़ा हमारे संविधान का पैमाना है कि हम सब लोगों को एक एक वोट देने की ताकत दी गई। तो आप अपने उस ताकत को समझें और उस ताकत का सही ढंग से प्रयोग करें। अभी हमारे अध्यक्ष विनायक जी बोल रहे थे कि हम सबके मन में संकल्प होना चाहिए, मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी की पार्टी को, मेरा पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को, मेरा पहला वोट भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए, मेरा पहला वोट भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए, मेरा पहला वोट चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट करने के लिए, मेरा पहला वोट अमेरिका जैसे देश से हमारा देश का राजनीतिक नेतृत्व आंख से आंख मिलाकर देख सके, इसके लिए। ये सब देश के लिए है, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो आपके वोट की ताकत है। इस बात को आपको समझना है और उसके अनुसार आपको वोट डालना है। आज हम सोचते हैं, कोई सोचता है कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम 5 साल तक रोते रहते हैं, हमें ये समस्या है, वो समस्या है, हमारे रायगढ़ का ये नहीं हुआ, हमारा ये रोड नहीं बना, ये सारी चीजें हम सोचते रहते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो हम अलग अलग चीजों में हमारा दिमाग बढ़ जाता है। कभी कोई जाति के बारे में सोचने लगता है, कभी कोई 500 रुपए में इक्के दुक्के लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 500 रुपए नोट देख करके अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं।
वोट देने की ताकत 5 साल में हमको एक बार मिली है, और वो ऐसी ताकत है जिससे हम हमारा विधायक चुन सकते हैं, सांसद चुन सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो इस ताकत को आप बेजाया खर्च ना करें, गलत खर्च ना करें, यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और बड़ी अच्छी बात है कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में आप अपने पहले मताधिकार का प्रयोग करने की दृष्टि से हमारे कार्यक्रम के, हमारे इनिशिएटिव में सामने आए। दोस्तों, भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं के साथ कैसे अन्याय किया है, इसको आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आप मतलब बताना चाहता हूं कि पीएससी के तैयारी करे बर गांव-गांव ले आज के जमाना में युवा जाते, हर माता पिता के सपना रहते कि पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा के माध्यम से होकर लड़का आगे बढ़े। ऐसे सोच हर माता पिता के रहते, अमीर के भी रहते, गरीब के भी रहते। और ये सपना और विश्वास के साथ कि हम लड़का पढ़ लिख के आगे बढ़ी, ऐसे सोच के साथ पीएससी आईएएस की तैयारी करे बर गांव-गांव ले लड़का मन जाते। कोई गहना बेच के जाते, कोई घर के खेत ला बेच के जाते, और वो पीएससी में भी अगर माफिया राज कोई चलाए है तो कांग्रेस की सरकार चलाए है। एक लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भूपेश बघेल जिम्मेदार है, प्रकाश नायक की सरकार जिम्मेदार है। गांव-गांव की युवा मला पूछा जो मन के मन में कत्का आक्रोश है, कत्का उमन एक पैसा लेके एक पोस्टर बेच देते थे, हर जगह माफिया स्थापित कर दे हैं। पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, सब जगह माफिया स्थापित कर दे हैं। मैं जब गांव ले बाएं गांव ले निकल के गए रहे सन 2000 में, तो मोर पिताजी के 7.5 साल के जब उम्र रही से तब मोर पिताजी के निधन हो गए रही। जब मोर उम्र 7.5 साल रही से मोर पिताजी के निधन हो गए रही से। और ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में मोर माँ केवल 4ठी क्लास तक पढ़े, लेकिन एक उम्मीद के साथ, एक शिक्षा के माध्यम से जिंदगी बदले के विश्वास के साथ अपन के पैसा कौड़ी जो भी रिश्ते लगा के मोला आईएएस की तैयारी करे हुए। तो भारत में दोस्तों आज भी लोकतंत्र की ये ताकत है, शिक्षा की ये ताकत है कि 75 रुपए का फॉर्म भर के आप आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भूपेश बघेल की सरकार ने पीएससी में भी माफिया राज स्थापित कर दिया है, व्यापम में भी माफिया राज स्थापित कर दिया है। अभी मेरे साथी कुछ मिले थे, बीएड में अपनी परीक्षा की समस्या बता रहे थे। इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, इनको हर तरह से माफिया राज चलाना है, भ्रष्टाचार करना है। आज बेरोजगारी भत्ते का आप उदाहरण लीजिए, 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ते की बात इन्होंने कही थी। कह रही कि नहीं कह रही भाई? 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ते की बात ये कहे थे, लेकिन 60 महीने में एक युवा को 1.5 लाख रुपया मिलना था। और 10 लाख लोगों की बात इन्होंने कही थी कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और 2,500 हजार के हिसाब से एक युवा का 1.5 लाख रुपया होता है। इस तरह के हालात, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज एक भी युवा को इसका लाभ ढंग से नहीं दिया जा रहा है। अगर हम प्रदेश के बजट की बात करें तो 5 साल में इनको 15,000 करोड़ का प्रावधान करना था, जितना ये वादा किए थे, लेकिन पहले साल नहीं किए, दूसरे साल नहीं किए, तीसरे साल नहीं किए, चौथे साल नहीं किए, केवल 5वें साल में झुंझुना पकड़ाते हुए 250 करोड़ का बजट रखे। और ऐसे ऐसे नियम बना दे हैं पूरा बेरोजगारी भत्ता में कि जो खानदानी बेरोजगार होगा उसी को बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा, नहीं तो किसी को नहीं मिल पाएगा। आपके गाँव में आप देखिए बेरोजगारी भत्ता पाने लायक 200-300 लोग होंगे, 200-300 युवा होंगे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से 5-7 को भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे इन्होंने हर तरह से युवाओं को ठगने का काम किया। जो नए लड़के नौकरी पा रहे हैं उनको पहले साल 30% की वेतन कटौती की जा रही है। आप गांव में जो नया नौकरी पाया होगा उससे जाके बात करिए। पहले साल 30% की वेतन कटौती की जा रही है, दूसरे साल 20% की वेतन कटौती की जा रही है, और तीसरे साल 10% की वेतन कटौती की जा रही है। ऐसा अन्याय युवाओं के साथ किया जा रहा है। जो सरकारी नौकरी पा जा रहे हैं उनके भी वेतन में भारी कटौती की जा रही है। इन सब बातों को हमको जानना है, समझना है। आज जो हमारी महिलाएं हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी महिला नेत्रियां हैं, पूनम जी हैं, गोपिका जी हैं, ये लोग गांव-गांव में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। इनको पूछिए कि महिला स्व सहायता समूहों में
कर्जे की बात, कर्जा माफी की बात इन्होंने कही थी, उसको भी पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा जो रेडी टू ईट चलाते थे उसको भी, उस काम को भी छीन करके ठेकेदार को दे दिया, पोल्टी चड्ढा से जुड़े हुए लोगों को दे दिया। इस तरह से सभी वर्गों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। इस बात को हमको समझना है। आज रायगढ़ की हम बात करें तो रायगढ़ में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार चल रही है, कोई थाना नहीं, कोई तहसील नहीं, कोई जनपद पंचायत ब्लॉक विकासखंड नहीं, विकासखंड कार्यालय नहीं जहां पर बिना पैसे के काम हो रहा हो। हर जगह पैसा ही पैसा मांगा जा रहा है। ये कांग्रेस के कारण है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं। एक जन एसडीएम है मोर जान पहचान की, ओकर बारे में रोज शिकायत आए मोर कर कि ये नामांतरण में, बंटवारा में, सीमांकन में सब में पैसा मांगते हैं, ऐसे पटवारी मन बोलते हैं, ऐसे करके बार बार बोले। तो मैं एक दिन फोन लगाया एसडीएम ला, बोले कि भाई तोर बारे में बार बार बोले जाते कि ते नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सब चीज में पैसा लेता, बिना पैसा काम नहीं करस, ऐसे बोले जाते। ये बात सही है कि गलत है ते बता। व्हाट्सएप में बात करते रहे तो एसडीएमओ बोली हाँ आप ठीक बोल रहे हो साहब, ये बात सही है। तो मैं बोला अभी युवा उम्र है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों पैसा ले रहे हो? नामांतरण में, सीमांकन में, बंटवारा में क्यों पैसा ले रहे हो? नामांतरण में, बंटवारा में, सीमांकन में पैसा क्यों ले रहे हो? ये बात जब मैंने पूछा, आराम से भाई आराम से, नामांतरण में, बंटवारा में, सीमांकन में पैसा क्यों ले रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि साहब हमको मंथली रिचार्ज कराना पड़ता है और बीच बीच में टॉप अप कराना पड़ता है। हर महीना हमको कांग्रेस के नेताओं को पैसा देने जाना पड़ता है और बीच बीच में एक्स्ट्रा पैसा देने जाना पड़ता है, और अगर हम नहीं पैसा देंगे तो हमको बीजापुर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 ठो बच्चा है सर, छोटे छोटे, बोला लेके कैसे जाऊँ? ऐसे हालात पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने निर्मित करके रखा है। ऐसे आज देखिए शराब में 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने शराबबंदी की बात कही थी। कोयला पे क्या हुआ आप सभी जानते हैं। कोयला में 25 रुपया टन के नाम पे पूरा खुला खेल खेला गया और गांधी परिवार को पैसा पहुंचाया गया। जब आप लोगों को याद है कि जब मैंने वीडियो डाला था केजीएफ वाला, तो इतना वायरल हुआ, आप सभी कार्यकर्ताओं ने उसको वायरल किया कि भूपेश सरकार की नींद उड़ गई, और बजाय कोयला माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के मेरे ऊपर गैर जमानती धारा में FIR दर्ज करा दिया। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने राजनीति में मेरे ऊपर FIR होने पर सड़क पे खुला उसका विरोध किया और भूपेश बघेल सरकार की 100 से अधिक जगहों पे आप लोगों ने पुतला दहन किया पूरे प्रदेश में, और भूपेश बघेल सरकार की नींद उड़ी। तो आज ये लोग कोयला में, शराब में, रेती में, बालू में, आप लोग देखते होंगे जहां जहां रेत घाट है कैसे खुला खेल चल रहा है। सीमेंट में, रेत में, यूरिया में। अभी मैं भी गांव में खेती कर रहा हूं केले का, 266 रुपया के यूरिया को 700-800 रुपया में खरीदना पड़ता है। ये कांग्रेस सरकार की सच्चाई है। तो ऐसे सब जगह सभी वर्गों को इन्होंने प्रताड़ित किया है। इस बात को हमको जनता जनार्दन के बीच में, गांव गांव, गली गली में लेकर जाना है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारे सभी लोग नेतृत्व करते थे। 2003 से 2008 तक आदरणीय विजय अग्रवाल जी इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान किए। 2013 से 2018 तक रोशन भैया जी इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान किए। उस समय में विकास के कितने काम हुए आप सब लोग जान रहे हैं। सूरजगढ़ के पुल को पार करके अभी कौन कौन आया है? सूरजगढ़ के पुल को पार करके आने वाले लोग, हमारे युवा साथी, जाकर अपने गांव में बताइए कि आजादी के 50-60 सालों तक सूरजगढ़ का पुल नहीं बना था, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो सूरजगढ़ का पुल बना, जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल। कांग्रेस 50 सालों तक शासन करती रही। रायगढ़ में एक भी मेडिकल कॉलेज बना क्या? मेडिकल कॉलेज बना तो किसके समय में बना? भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनाया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था KIT, उस KIT की हालात देखिए कि आज अभी सभी हमारे वहां पे कर्मचारी साथी रो रहे हैं, उनको 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। ये हालत कर दिया है कांग्रेस की सरकार। इन सारी चीजों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस है, भूपेश बघेल की सरकार है, प्रकाश नायक है, हमारे जिले के मंत्री उमेश पटेल। इस बात को हमको सब जगह बताना है। आज हर गांव में जाके पूछिए, विधायक
बिना कमीशन के काम नहीं करते। कांग्रेस का कोई विधायक ऐसा नहीं जो बिना कमीशन के काम करता हो, सब लोग कमीशन खा रहे हैं और ये लोग उसी कमीशन के पैसे से चुनाव लड़के जीत जाना चाहते हैं। कल भी मैंने कहा था कि त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हुआ था। रावण बहुत शक्तिशाली था, रावण के पास पूरी सेनाओं की फौज थी, बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को अपने दरबार में ऐसी खड़ा करके रखता था, पुष्पक विमान उड़ाता था उस जमाने में हेलीकॉप्टर जैसे। और दूसरी तरफ राम थे जो अपने पूरे राज सिंहासन, सारे सेना वेना सारी ताकत को छोड़कर वन में घूम रहे थे। वन में राम घूम रहे थे, केवल वानरों को लेकर, आदिवासी भाइयों को लेकर वो रावण से लड़ने के लिए गए। सारी ताकत रावण के पास थी, लेकिन धर्म की शक्ति, सत्य की शक्ति राम के पास थी, इसलिए राम की विजय हुई और रावण की हार हुई। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत की कहानी हम सब पढ़ते हैं। एक तरफ कौरव थे, दूसरे तरफ पांडव थे। कौरवों के साथ पूरे हस्तिनापुर की पूरी ताकत और पूरी फौज लगी हुई थी। 100 कौरव खड़े थे, एक छोड़ा था। 100 कौरव, बाकी सब कौरव खड़े थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, सब लोग अपने पाबंदियों की वजह से उस ओर से लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरे तरफ पांडव थे और एक उनके साथ सलाहकार कृष्ण था। कृष्ण भगवान थे और जो उनके कौरवों के साथ असत्य था, अधर्म था। सत्य और धर्म अगर किसी के साथ था तो पांडवों के साथ था। इसलिए द्वापर में भी पांडवों की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे आज का युग हो, आज के जमाने में भी जिस तरह से अन्याय, अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर भूपेश बघेल की सरकार चली है, इस कांग्रेस के लोगों को कोई छोड़ने वाला नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। 2000 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के रूप में लड़ाई लड़ने का एक मौका मिला था और इन 3 सालों में कांग्रेस ने इतना अत्याचार कर दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने 3 पंच 15 साल के लिए इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार गलती से 5 साल के लिए लोग मौका पा गए हैं और 5 साल में इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है कि उस बार तो 3 पंचे 15 हुआ था, इस बार 5 पच्चे 25 साल के लिए जनता सत्ता का बाहर करेगी। तो दोस्तों, हम सब लोगों को मिल करके लड़ाई लड़नी है और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हर जनता जनार्दन के लिए जरूरी है। कांग्रेस के लोग भी रोएंगे अगर कांग्रेस जीतेगी तो। ऐसे हालात पूरे छत्तीसगढ़ के इनके नेताओं ने बना करके रख दिया है। दोस्तों, हम सबको छत्तीसगढ़ महतारी को कांग्रेस के चंगुल से मुक्ति दिलानी है। और मैं कुछ नारा लगा हाँ, उसके बाद मैं भाषण समाप्त कर हाँ। जनता माफ नहीं बोल हाँ तो तुमन कहिया साफ करेगी। जनता माफ नहीं, जनता माफ नहीं, जनता माफ नहीं। और दूसरा नारा मैं बोलियो, औ नहीं सहीबो, आप मन किया बदल के रहीबो। औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो। अब इधर मोदी जी वाला नारा थोड़े बदल के बोला तुम। बदलबो बदलबो मैं बोला, तुमन क्या बदल के रहीबो। बदलबो बदलबो, बदलबो बदलबो, बदलबो बदलबो, बदलबो बदलबो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।